नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल टैक्स वसूली बढ़ाना नहीं बल्कि ईमानदार व्यापारियों को सुविधा और सम्मान देना भी है। उन्होंने जीएसटी प्रक्रियाओं को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। समीक्षा बैठक में बताया गया कि 2025 से 2026 में यूपी को जीएसटी और वैट से 1.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक राजस्व मिला और राज्य देश में दूसरे स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री ने फर्जी फर्मों और टैक्स चोरी कर सकते कार्रवाई जारी करने के निर्देश दिए तथा तकनीक और एआई आधारित निगरानी को बढ़ावा देने की बात कही। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में चल रहे फार्मर रजिस्ट्री अभियान में अब तक 2.28 करोड़ से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का 69.10% है। ये अभियान 5 नवंबर 2024 से शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य किसानों का डिजिटल डाटाबेस तैयार कर सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है। सरकार के अनुसार किसान आईडी निर्माण प्रक्रिया 20 अगस्त 2026 तक पूरी होने की संभावना है। साथ ही भूमि रिकॉर्ड से जुड़े अंश निर्धारण का कार्य भी 87.19% पूरा हो चुका है, जिससे रिकॉर्ड अधिक सटीक और विवाद रहित बनेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहली बार ग्राम प्रधानों को पंचायत चुनाव तक प्रशासक बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी प्रधान ही प्रशासक समिति की अध्यक्षता करेंगे और गांवों के विकास कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले प्रदेश में एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाया जाता था। सरकार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की तर्ज पर यह व्यवस्था लागू की है। माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाएंगे, इसलिए निर्णय लिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तय समय सीमा में समाधान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता की सुरक्षा, सम्मान और न्याय के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बिना भेदभाव सभी फरियादियों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अस्पतालों को रुका हुआ भुगतान फिर शुरू हो गया है। 24 मई से नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और बैंकों के बीच तकनीकी समस्या के कारण करीब 633 करोड़ रुपए का भुगतान अटका हुआ था। इस दिक्कत से सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों को क्लेम राशि मिलने में देरी हो रही थी। साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि 22 मई को समस्या दूर कर ली गई और 23 मई को 100 करोड़ रुपए जारी किए गए। शेष 500 करोड़ रुपए का भुगतान जल्द किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ सोमवार को दिवंगत प्रतीक यादव की 13वीं में पहुंचे और परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अर्पणा यादव समेत परिवार के अन्य सदस्यों से मिलकर सांत्वना दी। वहीं अखिलेश यादव ने भी शांति प्रार्थना सभा में शामिल होकर अपने दिवंगत भाई को पुष्पांजलि अर्पित की। ये सभा समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक यादव की स्मृति में आयोजित की गई थी। इमरान मसूद ने महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और आर्थिक संकट से जनता में आक्रोश है, जबकि सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नफरत की राजनीति कर रही है। मसूद ने पेपर लीक मामलों को सोची समझी रणनीति बताया और जनप्रतिनिधियों पर एफआईआर दर्ज करने को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग भी दोहराई। साथ ही राहुल गांधी को देश का सबसे निर्भीक नेता बताया। ओम प्रकाश राजभर ने बकरी ईद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का समर्थन करते हुए कहा कि सड़क पर कुर्बानी और आवागमन बाधित करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक रास्ते बाधित नहीं किए जा सकते। राजभर ने बिजली समस्या के पीछे बढ़ती खपत को कारण बताया। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा शासन में प्रदेश में गुंडाराज था। पेट्रोल डीजल कीमतों पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और ईरान अमेरिका तनाव को जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर नई रणनीति तैयार की है। समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को साफ संकेत दिया है कि टिकट केवल जिताऊ उम्मीदवारों को ही मिलेगा। पार्टी नेतृत्व उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता, जनाधार और क्षेत्रीय पकड़ के आधार पर टिकट तय करेगा।
सूत्रों के अनुसार सहयोगी दलों से संभावित उम्मीदवारों की पूरी राजनीतिक जानकारी मांगी गई है। सपा का मानना है कि मजबूत उम्मीदवारी गठबंधन को चुनाव में बढ़त दिला सकते हैं। इस रणनीति का असर सीट बंटवारे पर भी पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जल्दी बड़े संगठनात्मक फेरबदल की तैयारी में है। खबरों के अनुसार पार्टी इस महीने के अंत तक प्रदेश टीम में बदलाव कर सकती है, जिसमें लगभग 60% पद अनुभवी और जमीनी कार्यकर्ताओं को दिए जाने की संभावना है। नई रणनीति में जातीय समीकरणों के बजाय संगठनात्मक अनुभव और बूथ स्तर की पकड़ को प्राथमिकता दी जाएगी। पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी बूथ मशीनरी, मोर्चों और क्षेत्रीय इकाइयों को मजबूत करने की योजना बना रही है। काशी, गोरखपुर, अवध, ब्रज समेत कई क्षेत्रों में भी बदलाव संभव है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गविष्टि गौ रक्षा यात्रा शुरू की है, जिसे वे गाय की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि गाय को केवल पशु कहना उचित नहीं है और इसे माता का दर्जा मिलना चाहिए। यात्रा 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और 22 जुलाई को गोरखपुर में समाप्त होगी। शंकराचार्य ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिनको वोट दिया गया वे गौरक्षा में कितना काम कर रहे हैं। उन्होंने गौ माता को राष्ट्र या राज्य माता का दर्जा देने की मांग भी दोहराई और 24 जुलाई को लखनऊ में नए संकल्प कार्यक्रम की घोषणा की। चंद्रशेखर आजाद ने विमानन क्षेत्र में क्रू मेंबर्स के साथ कथित भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू को पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में ड्यूटी आवंटन में कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को ही प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे समान अवसर का उल्लंघन हो रहा है। सांसद ने क्रू सदस्यों के आराम नियमों और पारदर्शी ड्यूटी सिस्टम की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मुद्दा यात्रियों की सुरक्षा से भी जुड़ा है, इसलिए मंत्रालय को तुरंत निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था लागू करनी चाहिए। जियाउर रहमान बर्क ने सरकार पर आरोप लगाया कि बेरोजगार युवाओं के बढ़ते प्रभाव से डरकर एक सोशल मीडिया अकाउंट पर पाबंदी लगाई गई। उन्होंने कहा कि अकाउंट तेजी से लोकप्रिय होकर लाखों फॉलोअर्स तक पहुंच गया था और इससे युवाओं में जागरूकता बढ़ रही थी। सांसद का दावा है कि कॉकरोच वाली टिप्पणी बेरोजगार युवाओं से जुड़ी थी, जिसके बाद लोग जुड़ने लगे। बर्क ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया और सरकार से इस कार्रवाई पर जवाब मांगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए उन्हें उस बच्चे जैसा बताया जो खिलौना ना मिलने पर उसे तोड़ने की कोशिश करता है। मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कांग्रेस को ये स्वीकार करना चाहिए कि जनता की उम्मीद और भरोसे का प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उनका कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार 12 वर्षों से जनता का विश्वास हासिल करने में असफल रही है और वह विदेशी टूलकिट गैंग के जरिए देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। और 26 मई 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और आगरा में भीषण गर्मी और लू की स्थिति रहने की संभावना है। दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मौसम पूरी तरह शुष्क और तेज धूप वाला रहेगा, जिससे दोपहर के समय बाहर निकलना जोखिम भरा हो सकता है। मेरठ और गाजियाबाद में गर्म हवाओं के साथ तेज लू चलने की आशंका है। आगरा में भी तपिश और गर्म हवाओं का असर रहेगा। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार ये अवधि उत्तर भारत में हीट वेव का चरम समय है, इसलिए सावधानी जरूरी है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।